नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी का रूस में जबरा स्वागत हुआ, इधर कांग्रेस में आग लग गई है बॉस। मोदी पुतिन की मीटिंग के बीच भी राहुल कांग्रेस का एजेंडा कैसे सेट हो रहा है। पुतिन मोदी की मीटिंग अमेरिका से लेकर चीन तक क्यों आंखें गड़ाए बैठे हैं, इस मीटिंग में क्या निकलने वाला है, आज इस पर सबसे पहले बात होगी। फिर बात होगी कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, सारे मोदी विरोधी कैसे एक्सपोज हो गए। चीन ने मोदी राज में भारत की जमीन कब्जाई, नए दावे का सच क्या है। आधे हिंदुस्तान में तबाही का ट्रेलर, बड़ा संकट आने वाला है क्या। बाढ़ बारिश से तबाही की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कलेजा बैठ जाएगा, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा चीन का वो हथियार जिसने पृथ्वी के घूमने की स्पीड ही बदल दी। भारत के खिलाफ किस वॉर की तैयारी कर रहा है चीन, वो काम जो चीन में हुआ और इधर आपका वजन यहां बढ़ गया है, आज इसका चैप्टर भी लाया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात तो साफ है और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, साथ ही एनटीए से भी सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लीकेज का दायरा बड़ा है तो वो परीक्षा कैंसिल करके दोबारा एग्जाम लेने का फैसला देने से नहीं हिचकेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर किए गए इस आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने की खबर है, जबकि 5 जवान घायल हुए, जिनको सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। हेमंत सोरेन को 45 विधायकों का समर्थन मिला। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पूर्व सीएम चंपई सोरेन और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता समेत 11 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हार का ठीकरा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सिर फोड़ दिया। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने चुनाव में हार को लेकर तैयार रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंप दी है। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन नहीं देने का आरोप लगाया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी चुनाव में अपने वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रही। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी का रूस में जबरा स्वागत, इधर कांग्रेस में आग लग गई। मोदी पुतिन की मीटिंग के बीच भी राहुल कांग्रेस का कैसे एजेंडा सेट है। पुतिन मोदी की मीटिंग और अमेरिका से लेकर चीन तक क्यों आंखें गड़ाए बैठे हैं, इस मीटिंग में क्या होने वाला है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, सबसे पहले इसका चैप्टर। इस समय दुनिया के जो हालात हैं उनमें ग्लोबल पॉलिटिक्स फिर से बदल रही है, क्योंकि अमेरिका में अनिश्चितता है कि वहां बाइडेन ही राष्ट्रपति बने रहेंगे या ट्रंप लौटेंगे। यूके में तो सत्ता परिवर्तन हो ही गया, मैंने आपको बताया था। फ्रांस में मैक्रो कमजोर हो गए हैं, अभी आपको खबर बताई कि वहां पर किसी को बहुमत नहीं आया। इन बदले हुए हालात में ग्लोबल डिप्लोमेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि दुनिया में इस वक्त दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन वाला चल ही रहा है, दूसरा गाजा वॉर चल रहा है। और जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है तो डिप्लोमेसी में एक्टिव रहना जरूरी हो जाता है। और इसलिए आप देखिए कि आज हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की चर्चा हो रही है। यह दौरा इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी अगर किसी देश के द्विपक्षीय दौरे पर गए हैं तो वो रूस गए हैं। भाई इटली गए थे तो वहां तो समिट था, यहां 2 देशों का जो संबंध है, द्विपक्षीय दौरा है, उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी उठे चले गए रूस। यानी जब दुनिया में उथल पुथल हो रही है, सभी बड़े देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि रूस से ज्यादातर देश दूरी बना के रखें, अमेरिका और यूरोप यही तो चाहता है। उस वक्त में भारत चुपचाप नहीं बैठा। नरेंद्र मोदी सीधा गए दोस्त के पास, पुतिन के पास, और उसे भी अपनी डिप्लोमेटिक पावर और पोजीशन दुनिया के सामने रखनी है भारत को। यही काम नरेंद्र मोदी रूस जाकर कर रहे हैं। लेकिन इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी भारत का विपक्ष राजनीति करने का मौका ढूंढ रहा है। जिन्हें ग्लोबल डिप्लोमेसी और देश की राजनीति में फर्क नहीं पता, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने से भी दिक्कत हो गई भाई। खास तौर पर कांग्रेस,
भाई इनको तो हर मुद्दे पे आजकल ये साबित करने में ये जुटे रहते हैं कि जो काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर जाते ही कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इन जगहों पर जाने के बजाय रूस जा रहे हैं। अरे भाई पीएम मोदी दिन भर देश चला रहे हैं, राहुल गांधी चला रहे हैं क्या? विपक्ष के नेता हैं, सरकार में तो है नहीं, ज्यादातर टाइम खाली है, तो इधर से उधर जहां उनको जाना चाहिए अपनी पॉलिटिक्स के लिए जा रहे हैं। बंगाल तो नहीं जा रहे, तमिलनाडु तो नहीं जा रहे। और नरेंद्र मोदी क्या रूस ऐसे सुबह उठे और बोले कि पुतिन मैं आ रहा हूं? लंबा टाइम लगता है, पहले से बातचीत होती है, दौरा तय होता है, कुछ भी कांग्रेस पार्टी बोलती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी यात्रा पर रूस गए। रूस के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने, रूस भारत का सबसे अहम साझेदार भी है। इतने करीबी सहयोगी देश की यात्रा पर पीएम मोदी गए हैं और यहां भारत में सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए कांग्रेस पीएम मोदी की रूस यात्रा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की राजनीति का आप लेवल देखिए, स्तर देखिए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें पीएम मोदी को प्लेन में चढ़ते दिखाया और राहुल गांधी को मणिपुर में पीड़ितों से मिलते दिखाया। इस तस्वीर में राहुल गांधी को शैडो पीएम बता दिया। इसमें लिखा था कि आज से प्रधानमंत्री रूस दौरे पर है और राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर। आप खुद सोचिए, कोई सेंस बनता है इस बात का? पीएम मोदी के रूस जाने और राहुल गांधी के मणिपुर जाने की कोई तुलना बनती है? और राहुल गांधी को इतनी मणिपुर की चिंता थी तो पिछले बार जब गए तो उसके बाद से अब जाके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसी में खुश है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा कि पीएम मोदी नो अकाउंटेबिलिटी। पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए, असम, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ आने पर नहीं गए। मतलब कुछ भी शेयर कर दो। क्यों, जब यूपीए की सरकार थी तो क्या मनमोहन सिंह जो है वो नाव में बैठ के दौरा करते थे क्या हर जगह? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर जाने को बहुत बड़ी उपलब्धि मान लिया। जयराम रमेश गिनाने लगे कि राहुल गांधी इतनी बार मणिपुर गए लेकिन पीएम मोदी एक बार भी नहीं गए। जरा जयराम रमेश को सुनिए, लॉजिक सुनिए उनका, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और धुरंधर बयानबाज नेता के बारे में बताता हूं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखा था, और ये पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। जयराम रमेश को शायद पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पिछले वाले कार्यकाल में भी मणिपुर पे बयान रखा था और अभी राज्यसभा में भी मणिपुर पर बोले थे। लेकिन अंदर रहिएगा तब ना सुनाई देगा बॉस। सुनाई सब देता है इन लोग को, लेकिन पब्लिक ना सुने ये चाहते हैं। और गृह मंत्री लगातार, अमित शाह जो है वो वहां के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात हुई है, खुद गृह मंत्री वहां जाके कई बार रहे हैं मणिपुर में। इससे पहले मैंने आपको पाठशाला में बताया था, जब हिंसा हुई थी या कभी घटना हुई, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री जाते थे क्या? कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी असम गए, मणिपुर गए तो ठीक, लेकिन पीएम मोदी रूस गए तो जैसे वो अपने निजी दौरे पर गए। यही हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी है। संजय राउत जो अपने अतरंगी बयानों के लिए मशहूर हैं, वो एक नई थ्योरी ले आए भाई। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी विदेश यात्रा करते रहेंगे और जब वो विदेश में रहेंगे तो भारत में उनकी सरकार गिरी होगी। सुनिए संजय राउत को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी का रूस दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट दौरे पर विपक्ष कितनी हल्की पॉलिटिक्स कर रहा है, पहले वो देखिए, फिर इस दौरे का महत्व समझाता हूं। मॉस्को जाएंगे, मॉस्को के बाद यूक्रेन जाएंगे। दोनों का वार रुकवा दिया है ना, पापा ने वार रुकवा दिया है, तो दोनों देश में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी तो अभी जितने दिन बचे हैं विदेश यात्रा करते रहेंगे, और जब विदेश रहेंगे तो यहाँ सरकार उनकी गिरी होगी तो विदेश में ही रहेंगे शायद। ये मोदी जी की वजह से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से रशिया और हिंदुस्तान का संबंध बना है, वो मोदी जी की वजह से नहीं है, पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी की पॉलिसी की वजह से है। ये शिवसेना के नेता बोल रहे हैं, सब अपने हिसाब से। भारत में विपक्ष की राजनीति का हाल भी गजब है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी इंडी गठबंधन जश्न मना रहा है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी पीएम बन गए, देश को राहुल गांधी चला रहे हैं। यह हाल तब है जब लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फेल हुए हैं।
एक इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी को पंप किए जा रहा है कि अरे बॉस आप ही जीते सर सर सर। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो अपना काम करने में व्यस्त है, ना कोई हल्ला ना कोई नैरेटिव बिल्डिंग। तीसरे टर्म के दूसरे विदेश दौरे पर पीएम मोदी आज रूस पहुंच गए। पीएम मोदी का स्वागत रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव ने किया। रूस में 2 डिप्टी पीएम हैं और जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस गए थे तो जिनपिंग को भी डिप्टी पीएम ने ही रिसीव किया था। फर्क यह है कि डेनिस मंटुरोव जिनपिंग को रिसीव करने वाले डिप्टी पीएम से सीनियर हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल गए, जहां बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग उनको देखने के लिए जमा हुए थे। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से बात भी की। बच्चे भी उत्साह में पीएम मोदी को देखने के लिए आए हुए थे। पीएम मोदी ने बच्चों से भी बात की। सुनिए पीएम मोदी से मिलने के बाद लोगों ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि इस दौरे का महत्व क्या है और इसके मायने क्या है। हमें बहुत खुशी हुई, आज हम प्रधानमंत्री से हम मिले और हमें बहुत खुशी हुई। वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो आज मॉस्को आए थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मॉस्को रूस की 2 दिवसीय यात्रा में आए हैं। हमें बेहद खुशी हुई, अभी उनसे मुलाकात हमारी हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मोदी जी से मिलके। मैंने उनको पहली बार जिंदगी में देखा, उनसे एक बार हैंडशेक किया, बहुत अच्छा लगा उनको देख के और हम सब बहुत खुश हुए। जो विश्व के एक नेता होने जा रहे हैं बहुत बड़े, उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और ये हमारी रूस और भारत की जो मित्रता है वो और सुदृढ़ हो और अच्छी हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीएम मोदी इस विदेश यात्रा में रूस के अलावा ऑस्ट्रिया भी जाने वाले हैं। अब आप देखिए पीएम मोदी का शेड्यूल क्या है। भाई 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी रूस में रहने वाले हैं। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में होंगे। 1983 के बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी पीएम मोदी रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत तो कर ही रहे हैं, वहीं 40 साल में ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। रूस पीएम मोदी की यात्रा को कितना महत्व दे रहा है वो इस तस्वीर से आपको दिख जाएगा कि ये यूरोप का सबसे लंबा फ्री स्टैंडिंग टावर है। इस पर भारत का तिरंगा चमक रहा है। आप देखिए वहां भारत का तिरंगा चमक रहा है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर निकलते ही कांग्रेस ने एंटी मोदी बटन एक्टिवेट कर दिया कि दबाओ, और हमेशा की तरह बिना लॉजिक वाले सवाल उठाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में रूस के साथ पहले की तुलना में भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है। भारत का रूस को एक्सपोर्ट कम हुआ है, रूस से इंपोर्ट बढ़ गया है। रूस की सेना में 50 भारतीय नागरिकों की भर्ती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पीएम भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। बॉस पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, इस तरह से नहीं करता था विपक्ष जैसा अब कांग्रेस पार्टी करने। हर चीज में दिक्कत है इनको, हर चीज। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि भारत और रूस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बिगड़ गया है, व्यापार घाटा बढ़ गया है, उसकी सच्चाई भी सुनिए। भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा बढ़ने की वजह रूस का कच्चा तेल है। यूक्रेन युद्ध के बाद कोई देश रूस से तेल नहीं खरीद रहा था। उसी दौरान रूस ने भारत को हेवी डिस्काउंट पर सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया। वित्तीय वर्ष 2023 में $31 बिलियन का कच्चा तेल भारत ने खरीदा। जब दुनिया कह रही थी कि मत कीजिए बॉस, नरेंद्र मोदी भारत के फायदे के लिए कच्चा तेल खरीदते रहे। और वित्तीय वर्ष 2024 में $46.49 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा। यानी 2023 की तुलना में रूस से तेल खरीद में लगभग 50% की बढ़त हो गई, जबकि रूस के साथ व्यापार घाटा पिछले 1 साल में 33% ही बढ़ा। तो बहुत ज्यादा उधर से तेल मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट ही ना बढ़ेगा भाई। हर चीज मतलब इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि देश का फायदा हो सके। कांग्रेस उसमें भी अपना घुमा के जो है वो सेट कर दी मामला। अरे कभी तो सच बोलिए, कभी तो फैक्ट पे बात कीजिए बॉस। बड़ी बात यह है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल बहुत ही सस्ती दर पर खरीदा और इसी कच्चे तेल की वजह से भारत में महंगाई भी बहुत हद तक कंट्रोल में रही। इतना ही नहीं, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भी माना कि रूस के साथ व्यापार घाटा चिंता की बात नहीं है, यह वित्तीय घाटा कच्चा तेल खरीदने से बढ़ा। भारत यह कच्चा तेल रिफाइन करके बेच रहा है जिससे भारत को ही फायदा हो रहा है। दुनिया को सब समझ में आता है, या तो कांग्रेस को समझ में नहीं आता, इधर का सोचने का लेवल कम है, और नहीं तो समझ के भी पब्लिक को जो है घुमा देते हैं। ट्रेड के साथ कांग्रेस ने जिन 50 भारतीय नागरिकों के रूस की सेना में भर्ती होने का मुद्दा उठाया, उसकी सच्चाई भी सुनिए। मजे की बात यह है कि कांग्रेस जो मांग कर रही है उस पर सरकार पहले एक्शन ले चुकी है।
3 जुलाई को ही विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। भारत ने रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती पर कड़ी नाराजगी जताई थी। एस जयशंकर ने कहा कि रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती पर कंप्लीट रोक लगे, जिससे भविष्य में कोई भारतीय नागरिक रूस की सेना में भर्ती ना हो और जितने भी भारतीय नागरिक रूस की सेना में हैं वो वापस भेजे जाएं। इससे पहले जून में ही रूस की सेना में भर्ती 10 भारतीयों को वापस ऑलरेडी भेजा जा चुका है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय खुद मीडिया को दे चुका है। फिर वही बात कांग्रेस की, आधा मिटा के और उसके बाद पब्लिक के सामने डाल दो। कांग्रेस पीएम मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना भी कर रही और इसी आधार पर पीएम मोदी पर निशाना साध रही। लेकिन कांग्रेस यह भूल जाती है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी की कूटनीति की खुद मनमोहन सिंह तारीफ कर चुके हैं। सितंबर 2023 में एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने में भारत की अहम भूमिका है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति की अपील करने के साथ साथ भारत ने अपने आर्थिक हितों और संप्रभुता को प्राथमिकता देकर बिल्कुल सही किया, यह मनमोहन सिंह बोल चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यह माने तब तो, मान लेंगे तो फिर राहुल गांधी की जयकार कैसे होगी। पीएम मोदी के कार्यकाल में रूस के साथ संबंधों की वजह से भारत को क्या फायदे हुए और रूस को क्या फायदा हुआ वो भी सुनिए। 2023-24 में रूस के डिस्काउंटेड कच्चे तेल की वजह से भारत को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हुई है। 2 लाख करोड़। 2013 में दोनों देशों के बीच व्यापार $10 बिलियन का था, वो अब करीब $66 बिलियन का हो चुका है। रूस ने हाल ही में फिर से यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग की, सो अलग। भारत को रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम सप्लाई करना शुरू कर दिया, सो अलग। इसी के साथ T-90 टैंक, Su-30 MKI फाइटर जेट, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर दे रहा है, सो अलग। रूस के सहयोग से भारत में ही AK-206 और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, सो अलग। बॉस, कांग्रेस पार्टी को देश एकदम पीछे चला गया है क्या? दिख नहीं रहा देश में क्या हो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी के विरोध करो ना भाई, लेकिन उस चक्कर में देश में यह सब हो रहा है और जिस दोस्ती की वजह से हो रहा है उस दोस्त के पास गए हुए और यहां माचिस मार रहे हैं। नरेंद्र मोदी के रूस जाने से कांग्रेस आज जल रही है, फूकी पड़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पूरी दुनिया तारीफ करती रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हैं और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। जनवरी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी नीतियों से लोगों को फायदा होता है। चीन का मीडिया और वहां के एक्सपर्ट भारत की विदेश नीति की तारीफ करते रहे और कहते रहे कि भारत की डिप्लोमेसी ने गजब का बैलेंस बनाया हुआ है। पाकिस्तान में वहां के नेता कहते रहे कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अपने देश के लिए भले के लिए होती है और वो किसी के सामने झुकते नहीं। बड़े से बड़ा भारत का दुश्मन भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है कि ये अपने देश के आगे, अपने देश के फायदे के आगे कुछ नहीं देखते। लेकिन कांग्रेस अलग लेवल पे। भारत में हर मुद्दे पर पीएम मोदी की आलोचना करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी भी पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन कई बार हालांकि पिछले किए हैं। पिछले साल जून में अमेरिका में राहुल गांधी से पूछा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध पर उनकी क्या नीति होती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर हम उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसा बीजेपी की सरकार ने किया है, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंधी ऐसे हैं, हमारी नीति उनकी यानी पीएम मोदी की तरह ही होती। मतलब वहां मान रहे हैं लेकिन यहां नहीं बोल सकते घर के अंदर। पीएम मोदी निजी दौरे पर रूस नहीं गए। भारत और रूस के संबंधों को और मजबूती देने के लिए पीएम मोदी रूस गए और विदेश नीति से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही। पीएम मोदी 22वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए। 2021 में 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। पीएम मोदी की यात्रा पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को अच्छे से पता है कि अन्य देशों के साथ जो कमिटमेंट होते हैं वो पूरे करने होते हैं। पीएम मोदी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो रूस जाता। अब आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी का रूस दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन जंग के बाद पीएम मोदी और पुतिन की यह पहली मुलाकात है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और डिफेंस सप्लाई पर भी चर्चा संभव है। द्विपक्षीय संबंधों पर, व्यापार और ऊर्जा जरूरतों पर भी फोकस रहेगा। चीन और रूस के बढ़ते संबंधों के बीच पीएम मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। रूस की सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती पर भी चिंता जो जताई गई है उस पर भी बातचीत होगी। रूस यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों पर भी पीएम मोदी की नजर है। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। यह कोई छोटी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस का बहिष्कार किया हुआ है, उसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं।
रूस की सरकार के प्रवक्ता का तो कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे को पश्चिमी देशों को रूस के दौरे से पश्चिमी देशों को जलन हो रही है। पश्चिमी देश पीएम मोदी के दौरे को बारीकी से देख रहे हैं। पश्चिमी देश पीएम मोदी की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। भारत रूस संबंधों के लिए पीएम मोदी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यह है नरेंद्र मोदी, जिनको लोग सोच रहे हैं कि यहां उनकी सरकार कमजोर हो गई। ना यहां कमजोर हुई, ना दुनिया में भारत को वो कमजोर होने दे रहे हैं। अगर रूस से संबंध बनाने हैं तो बनाने हैं। अमेरिका फूफा की तरह नाराज होकर बैठे या यूरोप बैठे, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता अगर भारत का फायदा दिखता है तो। और इसी से साफ है कि दुनिया पीएम मोदी की रूस यात्रा से कितनी बेचैन है, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। रूस और पुतिन के साथ पीएम मोदी का कनेक्शन 23 साल पुराना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी रूस गए, लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी रूस जा चुके हैं। ये तस्वीर 2001 वाली देखिए। तब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे और भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉस्को गए थे। उस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी साथ में गए थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अटल जी और पुतिन साथ बैठे हैं और अटल जी के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े दिख रहे हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। इसके बारे में पीएम मोदी ने बाद में कहा था कि एक छोटे से राज्य से होने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए होने के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन उनके साथ सम्मान के साथ पेश आए, जिससे दोनों के बीच एक स्थायी दोस्ती के द्वार खुल गए। यानी यह दौरा नया नहीं है। भारत के संबंध रूस से नए नहीं है, लेकिन नई ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच यह दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ेगा, वहां जो समझौते होंगे उस पर भी आपको पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, लेकिन सारे मोदी विरोधी कैसे एक्सपोज हो गए? चीन ने मोदी राज में भारत की जमीन कब्जाई, इस नए दावे का सच क्या है? अब इसका चर्चा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो देश की पॉलिटिक्स में फंसे बिना भारत के हितों को साधने के लिए रूस पहुंच गए। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश यह है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी राजनीति की ब्रांडिंग करें, फिर चाहे उनकी राजनीति में कितने ही विरोधाभास क्यों ना। जैसे राहुल गांधी कभी हाथरस जाते हैं, कभी मणिपुर जाते हैं, लेकिन इसे दिखाकर उनके लोग राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जब हाथरस जाते हैं या मणिपुर जाते हैं तो यह सवाल भी उठना जरूरी है कि वो तमिलनाडु क्यों नहीं गए, या फिर संदेश खाली पर क्यों नहीं बोले, वहां क्यों नहीं गए। अगर राहुल गांधी को वाकई पीड़ितों की चिंता है तो वो पीड़ित सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में ही क्यों दिखते हैं, अपने सहयोगियों के राज्य में क्यों नहीं दिखते? तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो उनको क्यों नहीं दिखता? बंगाल में क्या हो रहा है वो उनको क्यों नहीं दिखता? यह सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं, पूरे मोदी विरोधी इंडी गठबंधन से है कि उनके लिए किसी महिला की इज्जत, किसी आम आदमी के जान की कीमत, किसी बेरोजगार की समस्याएं, किसी छात्र की चिंताएं, ये सब तभी मायने रखती हैं जब ये सारे लोग, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, छात्र, सब जो हैं वो बीजेपी शासित राज्य में पीड़ित होंगे। तब फिर तो समस्या से मतलब नहीं है, पब्लिक से मतलब नहीं है, आपको खाली पॉलिटिक्स से मतलब है। मोदी विरोधी इंडी गठबंधन से यह सवाल इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी जैसी नेताओं की भी वो राजनीति है जिसमें संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने का आरोप लगता रहे और ये लोग चुप बैठे रहते हैं। और ये सबने देखा कि इस मामले में गुनहगारों की ढाल बनकर कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ये इकोसिस्टम पहुंचा। ममता बनर्जी की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी की राजनीति की दुकान आजकल ऐसे ही चल रही है। वो पीड़ितों से मिलते हैं और मुआवजे की राजनीति करते हैं। जैसे वो पंजाब में अग्निवीर अजय के परिवार से मिले और संसद में आरोप लगा दिया कि अग्निवीर के परिवार को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। बाद में हमने आपको दिखाया कि 1 करोड़ रुपया परिवार को मिला है। इसी तरह राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ के मामले में भी मुआवजा पर योगी सरकार को घेर लिया, कहा कि मुआवजा कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। आज राहुल गांधी असम गए तो वहां भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा मांगा, असम के लिए राहत पैकेज की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का अलग अलग जगह जाना, पीड़ितों से मिलना, उनके लिए आवाज उठाना, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बॉस कीजिए, बहुत अच्छी बात है। नेता विपक्ष के दौरे पर यह उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब राहुल गांधी इसे लेकर राजनीति करने लगते हैं और खुद फंस जाते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को हाथरस हादसे पर मुआवजे की राजनीति की और खुद फंस गए। शुक्रवार को राहुल गांधी हाथरस भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिले। इसके बाद रविवार को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर कहा कि यूपी सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो बहुत कम है, मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए, घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए,
उम्मीद है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आप सहायता के संदर्भ में किए जाने वाले काम को विशेष प्राथमिकता देंगे। अब राहुल गांधी ने लेटर में स्थानीय प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार बता दिया और दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की। सुनिए राहुल गांधी ने हाथरस में मुआवजे पर क्या कहा, फिर बताता हूं कि हाथरस में पीड़ितों को मुआवजा मिला कितना है। शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। यानी हाथरस हादसे को लेकर भी राहुल गांधी ने फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जो उन्होंने अग्निवीर के परिवार को मिले मुआवजे पर किया। राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि हाथरस हादसे के पीड़ितों को तो बहुत कम मुआवजा मिला है और मामले की जांच भी सही से नहीं हो रही, जबकि सच यह है कि हाथरस हादसे के ठीक बाद ही योगी सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया जा चुका है। जहां तक जांच की बात है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही इस हादसे की न्यायिक जांच करवा रहे हैं। किसी हादसे पर मुआवजे को लेकर राजनीति का क्या हाल होता है उसे आप तमिलनाडु के केस से समझ सकते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 65 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की इतनी ज्यादा रकम पर सवाल उठा दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप कैसे इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। तमिलनाडु तो राहुल गांधी गए नहीं, लेकिन हाथरस चले गए, आज मणिपुर भी चले गए। राहुल गांधी की इसी सेलेक्टिव राजनीति पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो हाथरस जाएं या मणिपुर जाएं किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनके लोग और उनका इकोसिस्टम ऐसी जगहों पर जाने के बहाने मोदी विरोध की राजनीति जो है वो अंदर घुसेड़ देता है, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी की सेलेक्टिव राजनीति पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी आज मणिपुर गए, उन्होंने मणिपुर का सवाल संसद में भी उठाया था। आज जब वो मणिपुर गए तो कांग्रेस ने ऐसा माहौल सेट कर दिया जैसे राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर सब ठीक कर दिया। राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां रिलीफ कैंप्स में लोगों से मुलाकात की और फिर वही किया जो वो करते आए। मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की राजनीति का सबसे जरूरी हिस्सा ही यही बन गया है कि हर बात में नरेंद्र मोदी को घेरो। आज भी राहुल गांधी ने यही किया। कैसे मणिपुर के बहाने पीएम को राहुल गांधी ने घेरा, पहले वो देख लीजिए। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटीज से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने सोचा था कि वहां जमीन पर बहुत हालात जो हैं वो बेहतर हो गए हों। अगर यही सोचे बैठे थे तो उस दिन संसद में मणिपुर का नारा क्यों लगवा रहे थे? तभी सोचते कि हाँ भाई मणिपुर में तो सब ठीक हो रहा होगा, तो आज मणिपुर नहीं करते हैं। तब मणिपुर कर रहे थे। अब यहां दिखा रहे हैं कि हम तो सोचे थे बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। पीएम को आना चाहिए, पीएम के सिर्फ आ जाने से ठीक हो जाएगा। मणिपुर दौरे से पहले आज सुबह राहुल गांधी असम भी गए, वहां बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। राहुल गांधी ने कहा कि वो असम के लोगों के साथ हैं और लोकसभा में उनकी आवाज उठाएंगे। असम को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा सरकार को जल्द से जल्द असम की हर तरह से मदद करनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सही राहत, पुनर्वास और मुआवजे का इंतजाम होना चाहिए। असम में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह बीजेपी की डबल इंजन का मिसमैनेजमेंट दिखाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर असम कांग्रेस का एक लेटर भी शेयर किया जिसमें असम के लिए राहत पैकेज की मांग की गई और यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार से असम की बीजेपी सरकार को कोई फंड नहीं मिल रहा है।
नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस मणिपुर के साथ साथ चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेर रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने के लिए गजब का दावा कर दिया कि भारत की जमीन पर चीन ने मिलिट्री बेस बना दिया है और यह सब साल 2020 के बाद से हुआ है। यह आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मोदी की चाइनीज गारंटी का नतीजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब दिया और कहा कि जिस इलाके में आप चीन के कब्जे की बात कर रहे हैं, वहां पर चीन 21 अक्टूबर 1962 में नेहरू के समय कब्जा कर लिया था। इसका साल 2020 से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं किस तरह की पॉलिटिक्स देश में चल रही है। झूठ और भ्रम की राजनीति तो चल ही रही है। इसी के सहारे राहुल गांधी की रीब्रांडिंग भी हो रही है। इसी में सियासी दौरों का नया तड़का लगाया जा रहा है जिससे नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। लेकिन जब राहुल गांधी के ऐसे दौरों को लेकर इंडी गठबंधन मोदी विरोध की राजनीति करता है तो उसे बंगाल भी याद रखना चाहिए ना। इतनी पब्लिक की चिंता है तो बंगाल क्यों भूलते हैं। बंगाल में संदेश खाली की घटना हुई और इंडी गठबंधन के बड़े से बड़े नेता इस पर चुप रहे। इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी की तो बंगाल में सरकार है और सरकार पर यह गंभीर आरोप लगे कि संदेश खाली के गुनहगारों को बचाया जा रहा है। संदेश खाली के इसी मामले को लेकर आज ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका भी लगा। बंगाल की सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि संदेश खाली में सीबीआई जांच पे कोई ब्रेक नहीं लगेगी बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी बल्कि बेहद चुभने वाली टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार किसी एक व्यक्ति को बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। संदेश खाली पर बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले के फैक्ट्स देखे तो उन्हें यह कहना पड़ा कि राज्य सरकार ने महीनों से कुछ नहीं किया। आप सोचिए बॉस, संदेश खाली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि राज्य सरकार ने महीनों तक कुछ नहीं किया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि आप एक आदमी को बचाने के लिए क्यों राज्य सरकार जो है वो इतना यहां तक पहुंची है। राहुल गांधी क्यों नहीं पूछते हैं ममता बनर्जी से कि दीदी ये क्या चल रहा है। वहां की महिलाएं नहीं है। तमिलनाडु में जो जहरीली शराब से मर गए वो इंसान नहीं है क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य में नहीं है ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जरूरत से ज्यादा दखल दे दिया जबकि सीबीआई को ज्यादा से ज्यादा संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए कहा जा सकता था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राशन स्कैम का भी जिक्र कर दिया जबकि उस स्कैम में 43 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर तो 4 साल पहले दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी कौन है और गिरफ्तारियां कब की गई हैं? क्यों सरकार एक व्यक्ति को बचाने में दिलचस्पी दिखा रही है? मतलब एकदम छीछा लेदर हो गई बंगाल सरकार की। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलेगा? कुछ नहीं। इस सब दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की अर्जी खारिज कर दी। कहा थैंक यू, डिसमिस्ड। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। इससे पहले 29 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है बॉस। इस पर बंगाल सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश में राज्य सरकार पर कुछ सख्त टिप्पणियां की गई थी और इससे राज्य के सिस्टम और पुलिस का मनोबल गिर गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए। लेकिन ये सब तर्क सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले। कोलकाता हाईकोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल के सिस्टम से ज्यादा सीबीआई की जांच पर भरोसा जताया। संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से साफ है कि देश की सर्वोच्च अदालत को यही लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार और बंगाल का पूरा सिस्टम संदेश खाली केस के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने में लगा था। तभी तो इतने महीने का कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को देने के हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और ममता बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी। संदेश खाली पर आज जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक व्यक्ति को बचाने में राज्य सरकार इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, वही सवाल कई महीनों से पूछा जा रहा है। और आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इस मामले में सख्त टिप्पणी ना भी करते तो भी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे बंगाल में पूरा सिस्टम शाहजहां शेख के सामने सरेंडर कर चुका था। किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है, आप तस्वीरें याद कर लीजिए। जब शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की गिरफ्त में था तो भैया पूरे रसूख में घूमता था, विक्ट्री साइन बनाता था। सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो हवा निकल गई, ऐसा लगा किसी ने बलून में पिन मार दिया है। ये देखिए आप तस्वीर।
बंगाल का पूरा सिस्टम कैसे संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने में जुटा रहा, यह भी याद दिलाता। संदेश खाली केस में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में बंगाल पुलिस ने 55 दिन लगा दिए, वो भी तब गिरफ्तारी हुई जब हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में गिरफ्तार किया, जबकि उस पर करीब 40 अन्य केस चल रहे थे। यही नहीं, शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने में भी बंगाल पुलिस ने 24 घंटे लगा दिए थे और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। जबकि शाहजहां शेख वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण से लेकर जमीन हड़पने, राशन स्कैम में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन से किसको आपने बोलते सुना? राहुल गांधी को सुना? प्रियंका वाड्रा को सुना? अखिलेश यादव को सुना? केजरीवाल को सुना? किसको सुना आपने? ये सब देखिए। खैर, पाठशाला में अब आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से मची तबाही का चैप्टर। आधे हिंदुस्तान में तबाही का ट्रेलर, बड़ा संकट आने वाला है क्या? बाढ़ बारिश से तबाही की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कलेजा बैठ जाएगा। अब वो चल जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर असम तक कई राज्यों में मॉनसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पिछले कई रिकॉर्ड टूटने की शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून की शुरुआती बारिश के बाद ही पहाड़ों में लैंडस्लाइड ने लोगों को दहशत में डाल दिया। मैदानी इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए, बड़े बड़े पेड़ गिर जा रहे हैं। पानी ऐसे बह रहा है जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप सबको बहा कर ले जाए। ऐसा लगने लगा है कि बारिश की वजह से उफनती नदियां सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती हैं। आप तस्वीर देखिए बॉस, दिल डर से कलेजा बैठ जाएगा बॉस। पाठशाला में आसमान से बरस रही बादल तोड़ आफत की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से अचानक मलबा सड़क पर गिरने लगा। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि पहाड़ से पत्थरों का झरना बहने लगा और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मुगल रोड पर आ गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त मुगल रोड से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखाई दी। पत्थर गिरते ही लोग दहशत में आ गए और गाड़ी छोड़कर भागते हुए दिखाई दी। अब देखिए तस्वीर एक बार फुल फ्रेम में दिखाई। कुछ होना भैया। ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आई। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर रहा है, जिसके बाद वहां पर धूल का बड़ा गुबार उठता हुआ नजर आया। शिमला की एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से बह रहे मलबे की रफ्तार देखिए। भारी बारिश के बाद मलबा घुसने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से बारिश के पानी के साथ बहकर आ रहा मलबा लोगों के घरों में घुसने लगा। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में रामनगर को रानीखेत से जोड़ने वाला एक पुल उफनती नदी में बह गया। तस्वीर देखिए, पानी की आप रफ्तार देखिए ना, फुल फ्रेम में देखिए। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर बंगाल तक आसमान से बेहिसाब पानी बरसा और लोगों की परेशानी बढ़ गई। यह तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की। महज आधे घंटे के अंदर रायगढ़ में इतना पानी बरस गया जैसे वहां बादल फट गया। बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों पर दरिया बहने लगा तो किले की दीवारों से पानी झरने की तरह गिरता हुआ नजर आने लगा। रायगढ़ फोर्ट में घूमने आए कई टूरिस्ट, आप देखिए ना कैसे सीढ़ी पर फंस गए ये लोग। अचानक आए सैलाब में टूरिस्ट फंस गए। एक दूसरे की मदद से उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और पानी का जो तेज बहाव था उससे बचने के लिए लोग सीढ़ियों के किनारे बनाई रेलिंग पर खड़े हो गए। काफी देर तक ये लोग इसी तरह सीढ़ियों पर फंसे रहे। आप देखिए इधर खाई है, ऊपर से पानी एकदम देख रहे हैं कैसे बह रहा है, ऐसे जैसे ये लोग झरने में खड़े हैं। किसी तरह से हर आदमी जो है, इसमें आदमी गिरेगा बचेगा। एक तो धड़ धड़ गिरता जाएगा, सीढ़ी की चोट लगेगी सो अलग, ऊपर से पानी कहां ले जाके रुकेगा वो पता नहीं।
ये हालत हो गई रायगढ़ महाराष्ट्र में। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानों में दिखने लगा। यह तस्वीर उधम सिंह नगर के खटीमा इलाके की। शारदा नदी में आया उफान कई गांवों के लिए खतरा बन चुका है। कई जगहों पर शारदा नदी का पानी किनारों को छोड़कर बहने लगा, जिसकी वजह से खटीमा के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घरों में करीब 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। निचले हिस्सों में बने ज्यादातर घर आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। ये आप तस्वीर देखिए घरों की, मतलब आदमी जो है यहां से निकलेगा क्या? वो तो तैरते हुए जाएगा इधर से उधर। किसी को किसी के घर से आधा कटोरी चीनी लानी है तो तैरते हुए जाएगा, हाथ ऐसे करके दूसरे हाथ से तैरते हुए आएगा। घरों के अंदर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि वहां रखा सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में भी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश ने कैसे पड़ोसी राज्य यूपी की परेशानी बढ़ा दी है। अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूं घर के अंदर कि देखिए क्या हालत हो चुकी है घर में। देखिए किस तरह से पानी को रोकने के सब प्रबंध किए गए हैं, लेकिन यहां पर आप स्थिति देख पा रहे हैं, पूरे घर में बारिश का पानी घुस चुका है। ये देखिए ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया में स्थिति देख रहे हैं आप, सब कुछ डूबने के लिए तैयार है। अंदर बेडरूम की स्थिति अगर मैं कहूं तो यहाँ पर देखिए किस कदर परेशान है लोग, परेशान हैं, लेकिन यहाँ पूछने वाला, इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। ग्राउंड जीरो से हम बात करेंगे, आपसे बात करूंगा मैं, ये कब से स्थिति बनी हुई है? वैसे तो बारिश जिस दिन से हो रही है, बाहर तो पानी काफी आ गया था, अंदर आज सुबह से आ गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी की भी मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड में पानी भरने और लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे समेत 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। उत्तराखंड के बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से पीलीभीत और लखीमपुर समेत यूपी के 6 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में 35,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम 32 नावों के साथ बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए तैनात कर दी गई। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। बारिश का सिलसिला तो लगातार जारी है। पहले से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तस्वीर पीलीभीत की दिखा रहा हूं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और उत्तराखंड के बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव की मार रेलवे की इस पुलिया पर भी पड़ी। ट्रैक के नीचे बनी पुलिया पूरी तरह से पानी से बह चुकी है। अब सिर्फ ऊपर से गुजर रही पटरियां ही लटकी हुई है। देख रहे हैं, नीचे का पूरा माल गायब है, खाली पटरी लटकी हुई है। अब एक और तस्वीर देखिए, नदी में ऐसा सैलाब आया कि सड़क के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहा के ले गए। सड़क पर पानी का ऐसा प्रहार पड़ा कि वहां से गुजर रहे लोग देखते रह गए और सड़क बीच से कट गई। आधे उधर फंसे हैं, आधे इधर फंसे हैं और सड़क चली गई। टाटा बाय बाय, खत्म। और पूरे गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से अब तक शारदा नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से पीलीभीत में निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील की गई है। सुनिए वहां क्या माहौल है। नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। अपने जानवर, अपना आवश्यक सामान लेकर के ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। नदी का पानी और बढ़ सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है, नदी किनारे छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। इसी तरह यूपी के श्रावस्ती जिले में नेपाल से छोड़े गए पानी ने मुसीबत बढ़ा दी। श्रावस्ती में राप्ती नदी में ऐसा उफान आया कि उसके किनारे बसे कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। नदी के किनारे बसे इलाकों में जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। कुछ इलाकों में तो 8-8 फीट तक पानी बढ़ चुका है। मतलब 6 फीट का कोई आदमी हो तो वो भी डूब जाए और उसके ऊपर 2 फीट और पानी। लोग अपनी जान और सामान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर हैं। श्रावस्ती से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, वहां क्या हालत है। निचले वाले तल पर पूरा पानी घुस गया तो ऊपर छत पर आशियाना बनाना पड़ा है। कब से आप लोग छत पे रह रहे हैं? छत पे अभी तो काम बाढ़ की वजह से काम चालू ही था ऊपर। अच्छा।
और बारिश की वजह से काम भी नहीं हो पाया। और अब आप ऊपर शिफ्ट हो गए? हाँ। तो नीचे पूरे में पानी भर गया है? नीचे 8 फुट पानी है। अच्छा। हाँ। तो सामान वामान फिर ऊपर रखना पड़ा होगा? सामान सब रात में निकाल के 12 बजे सब ऊपर लेके आए। कितने बजे आया पानी? पानी तो आया है लगभग 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे आया है। हाँ। अच्छा, फिर आपने आनंद फानन में अपना सामान ऊपर शिफ्ट किया सब ऊपर लेके आया रात में। अच्छा। बारिश और बाढ़ से मची तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की देखिए, जहां सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं, जिसके बाद एक बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये गलती भारी साबित हुई। बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। ये देखिए कैसे आ रहा है भाई, एकदम से तेज रफ्तार में बाइक ही पलट गई। अब भाई बाइक बचाए, खुद को बचाए, उस चक्कर में बाइक कहाँ बचे, इतनी भारी बाइक, ऊपर से तेज बहाव। वो पूरा प्रयास तो किया कि रोक लें, लेकिन रुकती है। इसी तरह राजस्थान के टोंक में भी सड़क के ऊपर से गुजर रही नदी के बहाव से खिलवाड़ करना एक ट्रक ड्राइवर के लिए भारी पड़ गया। रेत से लदा होने के बावजूद ट्रक एक खिलौने की तरह पानी में बह गया। तस्वीर देखिए। अरे पागल। इसी तरह यूपी के इटावा में एक बस बारिश के पानी में फंस गई, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। कहीं बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब जा रही हैं, कहीं बारिश की वजह से सड़क ही धंस गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए, जहां बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। आप देखिए, इतना बड़ा गड्ढा बन गया। आप सोचिए उस वक्त अगर कोई जा रहा होता तो क्या हालत होती उसकी। वो पूरी सड़क ही गायब हो गई भाई। लखनऊ से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वहां भी भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। उसकी वजह से करीब 20 फीट का गड्ढा बन गया। ये देखिए, हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त सड़क धंसी उस वक्त वहां से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी। ये देखो रे दादा, लाइव बना दिया यार, लाइव। हर जाओ कहाँ तक जा रहा है। अरे बच गई दो न गाड़ी पाड़ी सब। हटो पीछे मैडम, ना तो अंदर आ जाइए, तुमका को फट गई। अरे यार लाइव बन गया यार, बताओ। सड़क धंस गई तो धंस गई, वीडियो बनाने वाला इसी में प्रसन्न है कि लाइव वीडियो बना दिया यार। उत्तराखंड और यूपी में हो रही भारी बारिश ने दिल्ली की भी टेंशन बढ़ा दी। असल में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हरियाणा के यमुना नगर में बना हथिनीकुंड बैराज लबालब हो चुका है। पानी के स्तर को कंट्रोल में रखने के लिए हथिनीकुंड बैराज से करीब 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। इसी वजह से यमुना के किनारे और निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई तस्वीर दिखाता हूं। सवाई माधोपुर में महज 2 घंटे की बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि सड़क पर सैलाब बहने लगा। मेन मार्केट की उफनती हुई नदी जैसी नजर आने लगी मेन मार्केट। ये मेन मार्केट की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि बाजार में करीब 4 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया। उधर मुंबई में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से कई सबवे बंद करने पड़े हैं। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की सर्विस पर भी असर पड़ा। मलाड सबवे की यह तस्वीर देखिए, जहां बारिश की पानी भरने की वजह से एक कार फंस गई। ये उसकी तस्वीर है। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को सबवे से बाहर निकाला जा सका। अब एक भांडूप की तस्वीर देखिए, जहां रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब गया और वहां लोकल ट्रेन पानी में तैरती भी नहीं। असल में बीती रात 2 बजे से आज सुबह 6 बजे तक मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बारिश का पानी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पहुंच गया, जिसकी वजह से 50 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। जगह जगह पानी भरने की वजह से स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई। मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम को भी स्थगित कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। यानी भले ही आधे हिंदुस्तान में बारिश की वजह से हाहाकार मच गया, लेकिन तेलंगाना से बारिश लोगों के लिए खूबसूरत तस्वीर लेकर आई। ये तस्वीर तेलंगाना के मुलुगु की, जहां बारिश के बाद बोगथा वाटरफॉल से पानी गिरना शुरू हो गया, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे।
तो बारिश के बीच कुछ अच्छी तस्वीर भी थी, मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए।